चलिए आइए शुरू किया जाए। तो क्या तो इसमें हम लोगों को जो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था, पहला प्रश्न आपके सामने है। ताजमहल का मुख्य वास्तुकार। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। कुल 22 वर्ष इसके निर्माण में लगे थे और यह जो है पच्चीकारी, पित्रोदुरा और पूर्णतया संगमरमर निर्मित इमारत थी और इसमें अनेक वास्तु शिल्पकारों ने कार्य किया। भिन्न भिन्न चीज़ों के लिए भिन्न भिन्न शिल्पकारों के नेतृत्व में, जैसे गुंबद निर्माण करने का नेतृत्व कोई और कर रहा है, जो पच्चीकारी है उसका नेतृत्व वो किसी और के निर्देशन में कार्य हुआ था। तो इसमें मुख्य वास्तुकार जो है, मुख्य वास्तुकार कौन है? तो मुख्य वास्तुकार ताजमहल का अहमद लाहौरी माना जाता है और अमन खां शिराजी ने, जो लेखन कला के विशेषज्ञ हैं ये, तो जो कुरान की आयतें खोदी गई हैं उसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। इस्माइल खां गुंबद निर्माण से संबंधित है, उसका निर्देशन करते थे। और मोहनलाल जो पच्चीकारी की गई है, तो पच्चीकारी से संबंधित है। इस प्रश्न का उत्तर अहमद लाहौरी है और ये भिन्न भिन्न जो अन्य कार्य हैं उससे संबंधित लोग हैं। शुभम जी नमस्कार। तो अब चलें दूसरे प्रश्न पे। शाहजहां कब दिल्ली को राजधानी बनाया था? शाहजहां दिल्ली को राजधानी कब बनाया? मुगल काल में राजधानियां जो रही हैं वो आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, लाहौर, जौनपुर। तो ये भिन्न भिन्न कालों में ये राजधानियाँ मुग़ल काल में रही हैं। दिल्ली को राजधानी शाहजहां ने कब बनाया? तो शाहजहां जो है वो जब शाहजहानाबाद का निर्माण कार्य पूरा हो जाता है तब दिल्ली को राजधानी बनाते हैं। इसका आंसर आप लोग दीजिए। दूसरे नंबर का आंसर, शाहजहां ने दिल्ली को कब राजधानी बनाया? दिल्ली में वो कब आके रहने लगते हैं? तो दिल्ली को राजधानी बनाने का कार्य शाहजहां ने 1648 में किया। राजधानी आगरा, दिल्ली, आगरा जो राजधानी है, आगरा के बाद फतेहपुर राजधानी बनती है। फतेहपुर सिकरी 1569 से 84 तक फतेहपुर सिकरी राजधानी रही और अकबर 1585 से 1599 तक माना जाता है कि लाहौर रहा, तो लाहौर राजधानी रही। फिर 1600 से 1648 तक आगरा राजधानी रही। ठीक, जौनपुर 1567 में एक वर्ष के लिए जौनपुर रहा था। जौनपुर के विद्रोह जो हुए थे उसको दबाने के संदर्भ में जौनपुर एक वर्ष के लिए राजधानी रही थी 1567 में। ठीक, आगे चलें। शाहजहां का तख्ते ताउस कहाँ रखा गया था? शाहजहां का तख्ते ताउस यह पहले आगरा में था। आगरा के दीवाने आम, दीवाने खास, शाहबुर्ज आगरा किला में ही है। तो यह जो तख्ते ताउस है यह दीवाने आम में रखा गया था और बाद में जब राजधानी दिल्ली आई तो एक तख्ते ताउस दिल्ली भी आ गया। और शाहजहां को कोहिनूर हीरा कहाँ से मिला था, किसने दिया था? तो शाहजहां को जो कोहिनूर हीरा मिला था वो मीर जुमला आपने देखा था, गोलकुंडा राज्य का ये मंत्री था।
और वहाँ विद्रोह कर दिया था। शाहजहां ने इसे मुगल मनसबदारी प्रणाली में मुगल सेवा में ले लिया था। ठीक, तो दीवाने आम में रखा गया था। फतेहपुर सिकरी कब से कब तक मुगलों की राजधानी रही? तो आपने देखा ही फतेहपुर सिकरी कब से कब तक मुगलों की राजधानी रही, वो बात उसी में हो गई थी 1569 से 84 तक। फतेहपुर सिकरी के किस भवन को पर्सी ब्राउन ने स्थापत्य कला का मोती कहा है? फतेहपुर सिकरी के किस भवन को? फतेहपुर सिकरी में अनेक भवन थे, जिसमें आपका जोधाबाई महल, तुर्की सुल्ताना महल, बीरबल महल, टोडरमल महल, फतेहपुर सिकरी की जामा मस्जिद, फतेहपुर में पंचमहल, फतेहपुर में 9 महल। तो फतेहपुर सिकरी में ही आपकी शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, और वहीं पर फतेहपुर सिकरी में ही बुलंद दरवाज़ा जो उनकी दरगाह है, तो दरगाह के बगल में ही दक्षिणी दीवार पे बुलंद दरवाज़ा है। यहाँ जामा मस्जिद भी सबसे सुंदर यहाँ की जामा मस्जिद मानी जाती है। ठीक, जहांगीर ने जो सलीम चिश्ती की दरगाह है उसको संगमरमर से बनवा दिया था। तो इसमें किसको वो पर्सी ब्राउन स्थापत्य कला का मोती कहते हैं? आंसर नहीं आएगा? नेटवर्क नहीं चल रहा क्या? नेटवर्क नहीं चल रहा क्या? नेटवर्क तो चल ही रहा। फतेहपुर सिकरी में तुर्की सुल्ताना महल को, इसका सबसे फतेहपुर सिकरी का सबसे बड़ी इमारत ये है जोधाबाई महल, और तुर्की सुल्ताना महल सबसे सुंदर मानी गई है, तो इसे स्थापत्य कला का मोती कहते हैं। ठीक, फतेहपुर सिकरी के अन्य जो महल हैं इसमें आपके पंचमहल भी यही है, 9 महल भी यही है, 9 महला, और आपका हिरन मीनार भी यही है। ठीक, यही फतेहपुर सिकरी में ही अकबर ने जो दीवाने खास है उसमें एक जो विष्णु का जो कमल जैसा आसन होता है उसी प्रकार का आसन उसने बनवाया था एक कक्ष में, चारों ओर से ऐसे आसन, यहाँ ऊंचाई पे आसन बना था, तो इसी फतेहपुर सिकरी में अकबर ने बनवाया था इसे। जयपुर भवन किस किला में स्थित था? जयपुर भवन किस किला में स्थित है? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सिकरी, इलाहाबाद किला। अकबर ने जिन किलों का निर्माण करवाया, सबसे पहला आगरा किला बना। आगरा किला 1565 में बना। इसके बाद इसी समय लाहौर किला बना, लाहौर भी 1565 में ही बना। ठीक, फतेहपुर सिकरी का निर्माण आप देख ही रहे हैं, 1569 से 84 के बीच हुआ। अटक का किला 1581 में बना। इलाहाबाद का किला 1583 में बना। सबसे अंत में अकबर के समय जो किला बना वो इलाहाबाद का है, और सबसे पहले जो बना वो आगरा का है। इन किलों में अनेक भवन, अनेक इमारतें बनाई जाती थी। तो जयपुर भवन यह जो है आपका आगरा किला में, जयपुर भवन, जहांगीर महल, अकबरी महल, ये सब आगरा किला में है। आगरा किला में है, और इसी जयपुर भवन में शिवाजी को क्या किया गया था? शिवाजी को बंदी बनाया गया था। शिवाजी को नज़रबंद इसी में किया गया था, जब वो 1666 में औरंगजेब से मिलने आए थे। सर्वप्रथम किसने मराठों को मनसबदारी प्रणाली में शामिल किया? सर्वप्रथम किसने मराठों को मनसबदारी प्रणाली में शामिल किया? मनसबदारी प्रणाली में शामिल करने वाला सबसे पहला जो शासक है वो जहांगीर है। यही अकबर को कहता है कि मराठे एक अच्छे सैनिक हैं, उन्हें मनसबदारी प्रणाली में शामिल करना।
जब आप लोगों को आंसर नहीं बताना है तो हमें आंसर बताते चलें। कौन कहता है कि शिवाजी को हिंदू जाति द्वारा उत्पन्न किया हुआ अंतिम महान राष्ट्र निर्माता मानता हूँ? तो जदुनाथ सरकार कहते हैं कि शिवाजी को मैं हिंदू जाति का महान निर्माता मानता हूँ, राष्ट्र निर्माता मानता हूँ, हिंदू जाति द्वारा जो उत्पन्न किया हुआ है। शिवाजी अपने को किस राजपूत घराना से जोड़ते थे? शिवाजी अपने को किस राजपूत घराना से जोड़ते थे? आप जानते हैं 1674 में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय ये प्रश्न उठा कि शिवाजी किस वंश के हैं, तो ये अपने को क्षत्रिय सिद्ध किए और हिरण्य गर्भाधान यज्ञ करके अपने को क्षत्रित्व प्रदान किए। हिरण्य गर्भाधान यज्ञ करके इन्होंने अपने को क्षत्रित्व प्रदान किया और अपने को उदयपुर के राजवंश से जोड़ा। गंगभट्ट ने इनका राज्याभिषेक कराया। बाद में तांत्रिक विधि से निश्चलापुरी ने इनका निश्चलापुरी ने जब इनकी माता राज्याभिषेक के बाद इनकी माता का देहांत हो गया जीजाबाई का, उसके बाद निश्चलापुरी ने तांत्रिक विधि से इनका राज्याभिषेक कराया और गंगभट्ट ने पहले इनका राज्याभिषेक कराया था। दोनों ही 1674 में होते हैं, या जून में होता है या सितंबर में होता है। ठीक, तो ये अपने को उदयपुर के वंश से जोड़ते हैं। उस समय जब इन्होंने राज्याभिषेक कराया तो इसी समय एक संवत भी चलाया था, राजशक संवत। तो राजशक संवत का जो तिथि है, जो डेट है, वो 1674 है, 1674 ईस्वी। ठीक, रायगढ़ इनकी राजधानी है। रायगढ़ को राजधानी ये 1662 में ही बना चुके हैं। इनकी राजधानी के रूप में रायगढ़ 1662 में ही कार्य कर रहा है। ये रायरी को इन्होंने रायगढ़ नाम दिया था। ठीक, शिवाजी के चरित्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका था? शिवाजी के चरित्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान किसका है? शिवाजी के चरित्र निर्माण में सर्वाधिक योगदान जो है वो रामदास, दादाजी कोंडदेव, जीजाबाई, मालोजी। किसका है इसमें आंसर आएगा? आंसर कोई मिलेगा? नहीं मिलेगा? चलिए, जीजाबाई का सर्वाधिक योगदान है। रामदास इनके आध्यात्मिक गुरु हैं। दादाजी कोंडदेव को इनके पिता शाहजी ने इनके संरक्षक के लिए नियुक्त किया था। और सर्वाधिक चारित्रिक योगदान जिसका है वो जीजाबाई का है। श्रीगढ़ को जीतने की प्रेरणा भी जीजाबाई ने ही नहीं दी थी। शिवाजी ने सबसे पहले किस किला को जीता था? तो शिवाजी सबसे पहले जिस किले को जीतते हैं उसे तोरण माना जाता है, 1643। ठीक, जावली को 1656 में इन्होंने जीता था। चंद्रराव मौर्य से जीते थे। पन्हाला को 1656, 1659 में जब अफजल खां की इन्होंने हत्या की थी, उसके बाद पन्हाला दुर्ग को जीता था और बाद में इन्होंने श्रीगढ़ को जीता था। श्रीगढ़ को फिर बाद में 1670 में जीता गया। ठीक, बीच में ये मुगलों के अधिकार में चला गया था। 12 शिवाजी ने 1663 में किस मुगल सूबेदार पर पूना में आक्रमण किया था? शिवाजी, आप जानते हैं कि शिवाजी पर 1660 में शाइस्ता खां को औरंगजेब दक्षिण का सूबेदार बनाया और शिवाजी से पहली मुठभेड़ मुगलों की 1657 में हुई थी। जब बीजापुर से युद्ध हो रहा था मुगलों का, तो बीजापुर का शिवाजी साथ दे रहे थे। बीजापुर के साथ संधि हो गई तो शिवाजी भी के साथ भी संधि हो गई। हालांकि उस समय शिवाजी पराजित हुए थे। तो उसके बाद औरंगजेब चला गया, उत्तराधिकार का युद्ध था तो उसमें व्यस्त हो गया, लेकिन फिर भी शिवाजी को वो भूला नहीं और शिवाजी को वो पहाड़ी चूहा कहता है। तो वह शाइस्ता खां को दक्षिण में नियुक्त किया और शिवाजी को नियंत्रित करने के लिए इसे कहा, यह जो है पूना पर अधिकार कर लिया। और पूना पर अधिकार जब किया तब शिवाजी 1663 में पूना पर रात्रि में आक्रमण किए। शाइस्ता खां हालांकि बच गया किसी तरह से। तो उस समय
शाइस्ता खां। 1664 में शिवाजी ने सूरत को लूटा था। उस समय यहाँ का गवर्नर इनायत खां था। ठीक, जय सिंह को आप जानते ही हैं। शिवाजी को पुरंदर संधि के तहत अपने कितने किले मुगलों को देना पड़ा था? पुरंदर संधि 1665 शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। शिवाजी, जय सिंह मुगल सूबेदार थे, इनके साथ शिवाजी की संधि हुई और इसमें शिवाजी के अपने 35 किलों में से 23 किले मुगलों को देने पड़े थे और शिवाजी को, अपने पुत्र संभाजी को क्या करना पड़ा था? 5000 मुगल सेवा में भेजना पड़ा था और 5000 का उन्हें मनसब दिया गया था। ठीक, तो 23 किले इन्हें देने पड़े थे। इसी समय इनको यह था कि बालाघाट, जो बीजापुर से ये लेंगे और बालाघाट लेंगे तो उसके बदले में मुगलों को क्या देंगे? 13 वर्ष में 40 लाख हूण देंगे। शिवाजी अपने राज्याभिषेक के समय सोने का हूण सिक्का भी चलाए थे। शिवाजी का पेशवा कौन था? पेशवा का पद शिवाजी के काल से ही है। शिवाजी के जो अष्टप्रधान है, तो अष्टप्रधानों में सबसे प्रमुख स्थान किसका है? पेशवा का है। यह जो है एक तरह से प्रधानमंत्री है और जब राजा राजधानी में नहीं है तो उनके कार्य भी ये कर सकता है। तो सबसे पहले मराठों के पहले पेशवा अगर कहा जाएगा तो मोरोपंत पिंगले हैं। मराठों के पहले पेशवा मोरोपंत पिंगले हैं। और जो आपके अन्य, इसके बाद आप देखेंगे कि फिर पेशवाओं का शासन जब आप देखेंगे 1750 संगोला संधि के बाद तो पूर्णतः पेशवा ही एक तरह से शासक बन जाते हैं। ये तानाजी मालसूरे जो है ये सिंहगढ़ के किले जीतने के समय मारे गए थे और शिवाजी ने इसी समय कहा था कि किला तो हमने जीत लिया लेकिन शेर खो दिया। ये जो नेताजी पालकर हैं इन्हें द्वितीय शिवाजी भी बोला जाता था। ये द्वितीय शिवाजी भी बोले जाते थे। बाद में ये मुगलों की सेवा में चले गए थे और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए थे, लेकिन पुनः शिवाजी ने इन्हें इस्लाम से हिंदू में परिवर्तित किया था। अन्नाजी दत्तोपंत शिवाजी के जो दक्षिण पूर्वी प्रांत है उसके ये प्रांतपति भी हैं, सरसूबेदार भी हैं। नौमहल कहाँ स्थित था? नौमहल, अभी हम लोगों ने फतेहपुर सीकरी के भवनों का जिक्र किया था, उसमें नौमहल की बात हुई थी। तो नौमहल ये फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा के जो प्रमुख महल हैं उसको आप जानते ही हैं। आगरा के प्रमुख महलों में अकबरी महल है, जहांगीरी महल है, जयपुर भवन है, तो ये सब है। यहाँ जो है एक स्तंभों वाला महल भी है इलाहाबाद में। इलाहाबाद के किले में एक 42 स्तंभों वाला राजमहल भी है। जो मुगलों के, जैसे मुगलों के समय में जो जामा मस्जिदें बनी, तो जामा मस्जिद जो फतेहपुर सीकरी की बनी, जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी अकबरी बनवाया है। जामा मस्जिद आगरा में भी है। इस आगरा जामा मस्जिद का निर्माण जहांरा कराती हैं। और आपका जामा मस्जिद दिल्ली में है। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ही कराता है। लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ठीक, ऐसे ही कुछ जो जैसे दिल्ली किला जो लाल किला है, तो इस किला में आपके रंगमहल की अगर बात आए तो आप दिल्ली किला कहेंगे। शाहबुर्ज की बात आए तो आगरा किला कहेंगे। ये 6 मंजिला भवन है। शाहबुर्ज 6 मंजिला भवन था और इसी में अंतिम दिन शाहजहां ने बिताया था। शाहजहां बंदी रूप में इसी शाहबुर्ज में था। मोती मस्जिदें अनेक मोती मस्जिदें हैं। जैसे लाहौर में मोती मस्जिद है, दिल्ली में मोती मस्जिद है, आगरा में मोती मस्जिद है। ठीक, तो लाहौर की मोती मस्जिद का निर्माण हुमायूं ने करवाया। जहांगीर ने करवाया। दिल्ली मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। आगरा औरंगजेब ने करवाया और आगरा
मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां ने अकबर द्वारा बनाए गए अनेक भवनों को तुड़वाकर संगमरमर से निर्मित करवाया था। नाथ संप्रदाय का संस्थापक कौन था? तो नाथ संप्रदाय का संस्थापक आप जानते ही हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं, मत्स्येंद्रनाथ। इसके बाद गोरक्षनाथ, इसके बाद गोरक्षनाथ इसके मुखिया बने, प्रमुख बने। किस सिख गुरु ने नवयुवकों को सिंह और नवयुवतियों को कौर उपाधि धारण करने को कहा था? किस सिख गुरु ने नवयुवकों को सिंह और नवयुवतियों को कौर उपाधि धारण करने को कहा था? कोई आंसर आएगा? पंद्रह 1699 में खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी और इसी समय उन्होंने ये भी कहा था, और इसी समय 5 क की बात कही थी, कड़ा, कच्छा, इस तरह की जो 5 चीज़ें वो धारण करते हैं, कंघा, केश, तो उसकी बात गुरु गोविंद सिंह ने ही कही थी। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। स्वराज पार्टी की स्थापना, गांधी दास समझौता, विट्ठल भाई पटेल का सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में अध्यक्ष निर्वाचित होना, अकाली दल का गठन। स्वराज पार्टी की स्थापना आप जानते ही हैं, 1923 गांधी दास समझौता, 1924 विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल लेजिस्लेटिव, 1925 अकाली दल का गठन, 1920। इसको व्यवस्थित कर लीजिए। 4-2-3-1, 4-2-3-1 कोई है? 4-2-3-1 कोई नहीं है क्या? 4 इसको बनाइए, 4-2-3-1, ठीक। 1926 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने कहाँ की थी? शब्द पे ध्यान दीजिएगा, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में अंतर है। इसका गठन ताशकंद में एम.एन. राय ने किया और फिर 1925 में, हालांकि गठन 1924 में ही सत्य भक्त ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन दोनों में अंतर यह है कि यह जो है भारत की, यह इंटरनेशनल से जुड़ी हुई है, ये भारत में इंटरनेशनल के अधीन रह के कार्य करेगी और ये स्वतंत्र रूप से कार्य करेगी। हालांकि बाद में जब 1925 में उन्होंने कानपुर में कम्युनिस्टों का सम्मेलन बुलाया तो सत्यभक्त खुद ही अल्पमत में हो गए और उन्हें चला जाना पड़ा। फिर वो लोग उसे भारत की कम्युनिस्ट पार्टी कह दिए। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कोड को षड्यंत्र केस हैं और संबंधित वर्ष हैं। पेशावर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस, लाहौर षड्यंत्र केस। पेशावर षड्यंत्र केस कब हुआ था? पेशावर षड्यंत्र केस रूस में स्थित कम्युनिस्ट विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करके कुछ कम्युनिस्ट भारत आना चाहते थे। इसकी खबर ब्रिटिश सरकार को लग गई और ये लोग जब इधर से पेशावर की तरफ से आने का प्रयास किए तभी इन्हें गिरफ्तार किया गया
करीब 5 चरणों में इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। तो ये 1922-23 कानपुर षड्यंत्र केस, कानपुर षड्यंत्र केस आपका जो है 1924-25, मेरठ षड्यंत्र केस 1929-33 4 वर्ष तक चला। लाहौर षड्यंत्र केस 1929। इस मेरठ षड्यंत्र केस में 31 लोगों पे मुकदमा चला, इसमें 10 लोगों पे मुकदमा चला था, सजाएं हुई थी। कानपुर षड्यंत्र केस वही कानपुर में जो 1925 में 25 में जो 24 में जो सत्यभक्त ने अपने एक कम्युनिस्ट पार्टी की घोषणा की थी, उसी सिलसिले में कम्युनिस्टों को गिरफ्तार किया गया था। इस षड्यंत्र केस में जवाहरलाल नेहरू काटजू आदि ने कम्युनिस्ट नेताओं की पैरवी की थी कोर्ट में। ठीक। लाहौर षड्यंत्र केस आप जानते ही हैं, जब 1927 में साइमन आयोग आया, मतलब 28 में आया, तो 27 में जब उसकी घोषणा हुई तो उसी समय क्या हुआ कि लाहौर में लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे। उसी समय पुलिस ने उन्हें पीटा था और उसी घाव से उनका निधन हो गया था। हालांकि उस समय उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर पे चली एक एक लाठी जो है ब्रिटिश सरकार के ताबूत का किल साबित होंगी। तो इसी में क्या हुआ कि बाद में क्रांतिकारियों ने किसकी हत्या कर दी? सैंडर्स, लाहौर का जो पुलिस डिप्टी पुलिस सुपरिटेंडेंट था सैंडर्स की हत्या कर दी गई। तो यही लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया। और इसी लाहौर षड्यंत्र केस से जोड़ के बाद में भगत सिंह, सुखदेव और जय गुरु को फांसी दी गई थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ था? कांग्रेस में भी समाजवादी विचारधारा प्रवेश करने लगी थी। हालांकि उसकी पहली जो वानगी थी वो 1929 लाहौर अधिवेशन में मिल चुकी थी। बाद में एक अलग कांग्रेस के अंदर ही है, पार्टी अलग नहीं है, कांग्रेस के अंदर ही है समाजवादी पार्टी। 1934 में जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी आदि लोग हैं इनके साथ। साइमन कमीशन कब बम्बई पहुंचा? साइमन कमीशन बम्बई कब पहुंचा? साइमन कमीशन की घोषणा 8 फरवरी 1927 को हुई थी। ये घोषणा क्यों की गई थी? क्योंकि 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम में एक प्रावधान था कि 10 वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। 1919 से 10 वर्ष 1929 होता। हालांकि यह जो है अधिनियम लागू कब हुआ था? ये अप्रैल 1921 से लागू हुआ। तो इस हिसाब से देखें तो 10 वर्ष 1931 में जाके पूरा होता। लेकिन 1929 में ब्रिटेन में चुनाव होने वाला था और यहाँ जो कंजर्वेटिव पार्टी थी उसे डर था कि हो सकता हो कि लेबर पार्टी सत्ता में ना आए, तो वो अपने शासनकाल में ही ये सब कुछ कर लेना चाहती थी। इसीलिए उसने 8 फरवरी 1927 को 8 नवंबर 1927 को ये घोषणा की कि क्या होगा कि एक साइमन की अध्यक्षता में, ये साइमन जो है लिबरल पार्टी के नेता थे। हालांकि ये कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार है, लेकिन उसने इसका अध्यक्ष लिबरल पार्टी के साइमन को बनाया। और यह साइमन आयोग आया 3 फरवरी 1928। 7 सदस्यीय आयोग है, इसमें कोई भारतीय नहीं है। इसीलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया था मद्रास अधिवेशन 1927 का, जिसमें कांग्रेस ने सभी राजनीतिक दलों और सभी संगठनों से कहा था कि आप लोग साइमन आयोग का विरोध करें। ठीक। मुस्लिम लीग में इस समय 2 गुट बन गए थे। मोहम्मद शफी के नेतृत्व का जो गुट था वह साइमन कमीशन का विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना का नेतृत्व साइमन आयोग का विरोध कर रहा था। जो अंबेडकर हैं वो साइमन आयोग का विरोध नहीं कर रहे हैं। जो जस्टिस पार्टी है वो भी साइमन आयोग का विरोध नहीं कर रही है। हिंदू महासभा साइमन आयोग का विरोध कर रही है। ठीक।
नेहरू कमेटी में कौन शामिल नहीं था? नेहरू कमेटी में कौन शामिल नहीं था? नेहरू कमेटी गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी? आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि भारत सचिव ने जब साइमन आयोग का विरोध किया जा रहा था, गुड इवनिंग श्रद्धा जी, जब साइमन आयोग का विरोध किया जा रहा था तभी भारत सचिव ने भारतीयों के समक्ष एक चुनौती दी थी कि आप लोग सब सहमति से सभी राजनीतिक दल एक संविधान का मसौदा मेरे समक्ष रख दें तो हम उसमें विचार करेंगे। इस चुनौती को स्वीकार करके कांग्रेस ने एक सर्वदलीय बैठक दिल्ली में बुलाई। फिर बाद में बम्बई में डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में वो सर्वदलीय बैठक हुई और उसी बैठक में नेहरू के नेतृत्व में, मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी में लगभग सभी दलों के नेता थे, जिसमें आपके अड़े हैं, जयकर हैं, जी.आर. प्रधान है, अली इमाम है, हुसैन कुरैशी हैं, मंगल सिंह है, सुभाष चंद्र बोस हैं, एन.एम. जोशी हैं। ठीक, तो ये लोग आप में हैं, लेकिन मदन मोहन मालवीय इसमें नहीं। ठीक, ये दोनों लोग मुस्लिम लीग से हैं। मंगल सिंह सिख है, जी.आर. प्रधान गैर ब्राह्मण है, जयकर जो है शप्रू भी है, इसमें शप्रू भी है, शप्रू उदारवादी दल से है और ये लोग हिंदू महासभा से। ठीक, 1930 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांग में से कौन नहीं था? 1930 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत 11 सूत्रीय मांग में से कौन नहीं था? गांधी जी कोई भी आंदोलन शुरू करने से पहले विरोधी को एक मौका देते थे, एक मांग प्रस्तुत करते थे, उसे एक चेतावनी देते थे। उसी चेतावनी के तहत गांधी जी ने 11 सूत्रीय मांग प्रस्तुत किया था कि इन 11 सूत्रीय मांगों को आप मान लें। जब ये मांगें नहीं मानी गई तभी उन्होंने सबने अवज्ञा की बात की। सेना पर व्यय में 50% की कटौती, राजनीतिक बंदियों की रिहाई, भू राजस्व की समाप्ति, हथियारों के लाइसेंस संबंधी प्रावधान की समाप्ति। अच्छा, इसमें दो आपके इस प्रश्न में दो ऐसी मांगे हैं जो नहीं थी, तो गलती से विकल्प जो है भू राजस्व विकल्प आप ऐसे बना लें 50% की कटौती। तो गांधी जी की जो 11 मांगे थी उसमें से जो प्रमुख मांगे हैं, सेना के व्यय में 50% की कटौती, भू राजस्व में 50% की कटौती, सिविल सेवकों को का जो वेतन है उसमें 50% की कटौती, तो सिविल सेवकों के वेतन में भी 50% की कटौती की मांग कर रहे हैं। साथ में राजनीतिक कैदियों की रिहाई की बात कर रहे हैं। जो विदेशी मुद्रा पाउंड और रुपये के जो विनिमय दर है वो 1 पाउंड 6 शेलिंग था, उसे घटाकर 1 पाउंड 4 शेलिंग की मांग है। उसमें नमक कानून समाप्त करने की मांग है, नमक बनाने की मांग है कि नमक बनाने की अनुमति दी जाए, तो नमक कानून समाप्ति की मांग है। हथियारों के संदर्भ में ये मांग है कि हथियार के लाइसेंस में सुधार किया जाए और इसे सार्वजनिक नियंत्रण में किया जाए, समाप्त करने की वो बात नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं कि इसे सार्वजनिक नियंत्रण में रखा जाए, समाप्त नहीं किया जाए बल्कि सुधार किया जाए। इसमें सुधार करने की बात करते हैं। तो सभी वर्गों से संबंधित साथ में कहते हैं कि जो तटीय परिवहन है उस पर भारतीयों का अधिकार हो। ठीक, यहाँ के जो सूती वस्त्र हैं उसे संरक्षण दिया जाए। तो सभी वर्गों से संबंधित इसमें किसानों की भी मांगे हैं, व्यापारियों की भी मांगे हैं। ठीक,
चले। गांधी जी ने कब नमक बनाकर कानून तोड़ा? नमक बनाकर नमक कानून कब तोड़े थे? 12 मार्च, 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, कोई नहीं। आप जानते हैं कि गांधी जी जो है साबरमती आश्रम से निकले थे दांडी मार्च पे। 241 मील की इस दांडी मार्च को उन्होंने दांडी, नौसारी जिला गुजरात, वहाँ पहुँचे थे। यह यात्रा उन्होंने जब साबरमती से निकले थे तब उन्होंने कहा था कि अब स्वतंत्रता स्वराज प्राप्त करके ही मैं, क्योंकि अब तो लक्ष्य स्वतंत्रता हो गया है ना, 1929 लाहौर अधिवेशन से तो अब लक्ष्य स्वतंत्रता हो गया है। तो वो कह रहे हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात ही अब साबरमती आश्रम में आएंगे, इसीलिए वो शबना हो गया के बाद साबरमती नहीं आते हैं। तो यहाँ से वो 12 मार्च को चले थे, 5 अप्रैल को दांडी पहुँचे और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून को तोड़ा था उन्होंने। ठीक, 5 अप्रैल को पहुँचे थे, उस दिन कानून नहीं तोड़े थे, अगले दिन कानून तोड़े थे। धारासान नमक कारखाना कहाँ था? धारासान नमक कारखाना कहाँ था? तो धारासान और वाडला 2 नमक कारखाने और एक सैनी कट्टा, ये 3 नमक कारखाने उस समय बड़े चर्चा में आए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। यह सर्वाधिक चर्चा में था सरोजिनी नायडू। गांधी जी यहाँ जाने की बात कहे थे, लेकिन गांधी जी की गिरफ्तारी हो गई, इसलिए वो नहीं जा सके। तो इसके बाद सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में यहाँ धराशान में धरना दिया गया। और इसी समय अमेरिकी पत्रकार वेब मिलर, जो इस घटना का प्रत्यक्षदर्शी था, उसने कहा था कि यहाँ जिस तरह से, क्योंकि यह हिंसक आंदोलन था तो हिंसा तो करनी नहीं थी, तो जो भी यहाँ जाता था एक एक करके सब लोग जाते थे कारखाने की तरफ, और पुलिस उनकी पिटाई करती थी, जब तक पीटती थी जब तक वो बेहोश होकर गिर न जाए। तो इसी दास्ता का ये वेब मिलर बयान करता है। तो ये बम्बई में है, ये दोनों बम्बई में है, धारासान और बाडला, और ये जो है कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? पूना समझौता 20 सितंबर 1932, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर से 31 दिसंबर 1931 तक, सांप्रदायिक पंचायत 16 अगस्त 1932, गांधी ऋण समझौता 5 मार्च 1931। इनमें से कौन सुमिलित नहीं है? 25 का बी, 25 का भी नहीं था। पूना समझौता, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, सांप्रदायिक पंचायत, गांधी ऋण समझौता। तो जो गोलमेज सम्मेलन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। दूसरा जो सम्मेलन है उसकी डेट ये है। तीसरा जो सम्मेलन है, तीसरा वो आपका सितंबर से दिसंबर तक वो भी हुआ था। ठीक, 32, ये 1932। सांप्रदायिक पंचायत की बात कब उठती है? गोलमेज सम्मेलन के बाद सांप्रदायिक प्रधानमंत्री हैं, तो उनके समय उन्होंने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की। और गांधी ऋण समझौता, जब सांप्रदायिक पंचायत, जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन शुरू हुआ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं ली, तब ये कहा गया कि भारत माता उसमें सब लोग तो हैं लेकिन भारत माता नहीं है, क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व कांग्रेस करती थी और कांग्रेस ही नहीं है। तो इसलिए इरविन गांधी जी को
उस समय जेल में थे, जेल से मुक्त किए और गिरफ्तारियां वगैरह बंद की गई और एक माहौल बनाया गया बातचीत का, और बातचीत शुरू हुई। जयकर और सप्रू के प्रयत्नों से गांधी और इरविन में, और 5 मार्च 1929 को गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी ने सविनय अवज्ञा को स्थगित कर दिया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए राजी हो गए। साथ में दिल्ली सरकार, ब्रिटिश सरकार ने ये कहा हम अब जो है क्या करेंगे, राजनीतिक जो बंदी हैं, जो हिंसा में शामिल नहीं हैं, उन्हें छोड़ देंगे। जो सरकारी सेवक सविनय अवज्ञा के दौरान इस्तीफा दे दिए थे, उनको फिर सेवा में लेने के लिए हम उदारवादी व्यवहार करेंगे। साथ में कांग्रेस ने यह भी कहा था कि हम जो है विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार त्याग देंगे, लेकिन वस्त्रों और शराबों की दुकानों पर धरना जारी रहेगा। ठीक, तो ये समझौते में हुआ। पूना समझौते की जो डेट है वो 26 सितंबर है, 26 सितंबर 1932। पूना समझौता कब होगा? जब ये पंचाट आ जाएगा, जब सांप्रदायिक पंचाट आ जाएगा। सांप्रदायिक पंचाट में अल्पसंख्यक वर्गों को भी, जो अनुसूचित वर्ग हैं, अल्पसंख्यक करें अनुसूचित वर्ग हैं, उन्हें भी पृथक निर्वाचक प्रणाली में शामिल कर लिया गया था। तो इसका वो विरोध कर रहे हैं, गांधी जी विरोध कर रहे हैं, इसलिए वो अनशन पे बैठ गए। और तब जाकर जो है पूना मदन मोहन मालवीय, राजेंद्र प्रसाद आदि सक्रिय हुए और गांधी जी और अंबेडकर के बीच ये समझौता हुआ, जिसमें यह कहा गया कि आपको प्रांतीय असेंबलियों में 71 सीटें दी गई हैं, उसको हम बढ़ा के 142 कर देंगे, और जो केंद्रीय लेजिस्लेटिव में आपकी जो सीटें दी गई हैं उसमें 18% की वृद्धि कर दी जाएगी। तो ये बात उन्होंने इस समझौते में हुई। तो इसका आंसर है ए। 28 किस गोलमेज सम्मेलन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया था? किस गोलमेज सम्मेलन के पश्चात ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र जारी किया था? श्वेत पत्र क्या होता है? श्वेत पत्र किसी भी विषय पर सरकार के अपने जो वक्तव्य हैं वो होते हैं, उसके अपने जो इरादे या विचार हैं या उसकी जो नीतियां हैं वो उसमें स्पष्ट की जाती हैं। तो इसी गोलमेज सम्मेलनों की बात कब आई थी? साइमन आयोग जब 28 में आया तो साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1930 में दी थी। उसके बाद गोलमेज सम्मेलनों की बात हुई, उसने जो रिपोर्ट दी उस रिपोर्ट के आधार पर साइमन आयोग की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या थी कि भारत को एक संघ बनाया जाए, साथ में यहाँ जो प्रांत हैं प्रांतों में पूर्णतया उत्तरदायी शासन लागू किया जाए, और केंद्र में उसने उत्तरदायित्व की बात नहीं की थी। ठीक, तो यहाँ आपको श्वेत पत्र तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बाद ब्रिटिश सरकार जब तीनों गोलमेज सम्मेलन कर ली, उसके बाद उसने श्वेत पत्र जारी किया, और इस श्वेत पत्र पर ही विचार करके लिनलिथगो कमेटी बनाई गई और फिर 1935 भारत सरकार अधिनियम आया। ठीक, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किसके नेतृत्व में किया गया था? HRA का 1924 में कानपुर में एक मीटिंग बुलाई गई थी। जो पुराने क्रांतिकारी हैं, तो पुराने क्रांतिकारियों में सचिंद्र सन्याल हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं। तो ये सम्मेलन जो बुलाया गया था, मूल रूप से आपके इस विकल्प को यहाँ हटा दें, जसपाल कर लें, तो ये आपका सचिंद्र सन्याल, मुख्यतः सचिंद्र सन्याल ये आपके राम प्रसाद बिस्मिल, ये पुराने क्रांतिकारी थे। इन लोगों ने 1924 में एक मीटिंग बुलाई और इसी में उन्होंने एक संघीय गणतंत्र, भारत को एक, इनका लक्ष्य क्या था? भारत को एक संघीय गणतंत्र बनाने का। संघीय गणतंत्र की वो बात करते हैं। ठीक, फिर इसी के बाद तो 1925 में क्या हुआ?
1925 में आपके काकोरी कांड, और काकोरी कांड के बाद गिरफ्तारियां हुई, 29 लोग गिरफ्तार किए गए। एक तरह से पूरा ये जो संगठन था इसकी रीढ़ टूट गई, और इसमें से जिन लोगों को फांसी दी गई आपके राम प्रसाद बिस्मिल हैं, और कौन है, राजेंद्र लाहिड़ी हैं, रोशन सिंह हैं, तो इन लोगों को फांसियाँ दी गई। राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी कहाँ दी गई? गोरखपुर में। राजेंद्र लाहिड़ी की गोंडा में, रोशन सिंह इलाहाबाद में, और कोई है एक, 4 लोग कौन हैं जिन्हें फांसी दी गई? काकोरी कांड में अशफाकुल्ला खां को फांसी फैजाबाद में दी गई। ठीक। इसके बाद जब ये फांसियाँ दे दी गई, इसके बाद 1926 में नौजवान सभा का गठन भगत सिंह, जसपाल, छबील दास ने मिलकर किया था। हालांकि वह एक नौजवानों का संगठन था, क्रांतिकारी संगठन नहीं था। बाद में 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद काकोरी कांड के अभियुक्त हैं लेकिन भाग गए हैं, तो 1928 में इन्होंने एक मीटिंग फिरोज शाह कोटला में बुलाई, और उसमें भगत सिंह, जसपाल, भगवती चरण बोहरा ये सब लोग शामिल थे, और वहाँ पे HSRA का गठन किया गया, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब वो समाजवादी हो गया, मूलतः पूर्ण रूप से समाजवादी हो गया। इसके बाद 1928 में इसकी महत्वपूर्ण घटना अप्रैल 1928 की क्या है? असेंबली बम कांड। 8 अप्रैल 1928 को, 9 अप्रैल 1928 को असेंबली बम कांड हुआ। असेंबली में क्या किया गया? बम फेंका गया। दरअसल सरकार, सभी क्रांतिकारी भूमिगत हो गए थे, तो सरकार अब क्रांतिकारियों को पकड़ नहीं पाई, तो वो अब क्या कर रही है कि वो सैंडर्स हत्याकांड भी हुआ, तो वो अब जनता को प्रताड़ित कर रही है। तो क्रांतिकारी अब ये सोचे कि सरकार हम लोग अपनी गिरफ्तारियां दे दे, जिससे जनता कम से कम बच जाए, और साथ में हम अदालत में अपना प्रचार कर सकें, क्योंकि स्वतंत्र रूप से तो हम प्रचार कर नहीं सकते। तो इसलिए ये लोग गिरफ्तारियां दिए, और इन लोगों ने, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका, गिरफ्तारी हुई। उसके बाद भगत सिंह को जोड़ दिया गया लाहौर षड्यंत्र केस से। भगत सिंह, सुखदेव और जयगुरु की फांसी 23 मार्च 1931 को हो गई। ठीक। इसी प्रकार की घटना 1930 में भी आपके बंगाल में भी हुई थी। इसी बीच इन लोगों ने क्या किया था? इन लोगों ने 1927 में इरविन के जो जिस ट्रेन से जा रहे थे उसको पलटने का प्रयास किया था, 3 बोगी उसकी सिर्फ नष्ट हुई थी। तो ये कुछ काम इस द्वितीय दौर के क्रांतिकारी आंदोलन में भी हुए। प्रथम चरण के क्रांतिकारी आंदोलन और द्वितीय चरण के क्रांतिकारी आंदोलन का मुख्य अंतर ये है कि प्रथम चरण में मुख्यतः व्यक्तिगत हत्याओं पर जोर दिया जा रहा है। वहाँ आगे क्या करना है, किस तरह की सरकार, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, इस पे वो अभी विचार नहीं कर रहे हैं। लेकिन द्वितीय चरण के जो क्रांतिकारी हैं वो हत्याओं में कम विश्वास करते हैं। हत्याओं को सिर्फ कुछ ही व्यक्तिगत हत्याएं करते हैं। वो हत्याएं अपना मुख्य उद्देश्य नहीं मानते। मुख्यतः उनका उद्देश्य है क्रांति लाकर एक समाजवादी संघीय गणतंत्र की स्थापना करना। वो मजदूरों और किसानों के हित में कार्य करना चाहते हैं और समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं। ठीक, तो चलिए फिर देखते हैं कल। ठीक, धन्यवाद।